नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी कक्षा में हैं और आज हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों जो है ना अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। अर्थशास्त्र अभी हमने पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि आखिर अर्थशास्त्र होती क्या है। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? दो। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। फिर हम क्या देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, वो हम देखें। अब व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा यानी सूक्ष्म। और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा यानी व्यापक। ऐसे समझ सकते हैं आप, बड़ा यानी व्यापक। ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका अर्थ होता है छोटा, समष्टि अर्थशास्त्र इसका अर्थ होता है बड़ा। अब इसमें आपको दो बातें देखनी है। मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है। पूरा क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य क्या है? तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह है, उल्का पिंड है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें हमारा छोटा सा प्यारा पृथ्वी भी है। तो अगर हम सिर्फ पृथ्वी की बात करेंगे पूरे ब्रह्मांड में तो व्यष्टि, और अगर इस पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सभी चीजों का अध्ययन करेंगे समग्र रूप से तो हम कहते हैं समष्टि। उसी तरह से आपको पूरे देश में देखना है। पूरे देश में, ये पूरा मान लीजिए एक देश है, इसमें अगर एक जनता, एक व्यक्ति की अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, उनके आर्थिक मुद्दों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप किसमें जाएंगे अध्ययन करने? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सभी का आपको क्या करना है? इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब आप आगे समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं और क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक बाजार जैसे आर्थिक इकाइयों जो है आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको देख के लग रहा होगा बहुत आसान है। देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। बताया था मैंने, अर्थशास्त्र की दो शाखा है, व्यष्टि और समष्टि। उसी को हमने लाइन में लिख दिया। फिर मैंने बताया कि इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता, यानी एक उपभोक्ता कौन है? जो चीजों को कंज्यूम, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्पादक, आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो गए? एक उपभोक्ता हो गए। क्या कर रहे हैं? सेवाओं का लाभ, सेवाओं को आप क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। तो एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ा जाता है, एक उत्पादक वर्ग के बारे में पढ़ा जाता है, एक बाजार जैसी आर्थिक इकाइयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके स्तर पर? सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। फिर अगर आप दूसरा देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था
संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। इसमें भी हम, है ना, आर्थिक इकाइयों का जो है, जैसे आर्थिक इकाइयों का सूक्ष्म स्तर पर उनकी समस्याओं का अध्ययन यहाँ भी हम करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म स्तर पर उनकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये दोनों की आपकी परिभाषा हो गई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अगर एक वर्ड में पूछा जाए, व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म यानी छोटा और समष्टि का मतलब बड़ा, होल, है या नहीं, उसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम गौर से देखें तो इनके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक हैं, है ना, कंपोनेंट के महत्वपूर्ण घटक अगर आप देखें तो कौन सा है, तो ये याद रखना है कि इसके अंदर 3 घटक है। एक आप जो है इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार, इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, का व्यवहार देखा जाता है। तीसरा है कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, इनके बारे में, इन विषयों के बारे में इनमें अध्ययन किया जाता है। अब गौर से देखिए, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता कौन है, हम सभी या तो उत्पादक होते हैं या तो उपभोक्ता होते हैं। जो चीज़ों का कंज्यूम करे वो क्या है, उपभोक्ता, और जो चीज़ों को बनाए, उत्पादन करे, वो उत्पादक, है या नहीं। अब आप ये देखिए ये कैसा व्यवहार करेगा। अगर आप देखा जाए उपभोक्ता क्या व्यवहार करता है, उपभोक्ता व्यवहार करता है कि भैया जो है अगर प्राइस कम होगी, प्राइस कम, कीमत अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा। क्यों, अगर कीमत कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है, उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी प्राइस कम है और डिमांड ज़्यादा है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, एक उपभोक्ता उत्साहित हो जाएगा वस्तु और सेवाओं को खरीदने में। ठीक है, तो क्या करता है उपभोक्ता जो है, इससे उपभोक्ता को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अब उत्पादक का व्यवहार क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल चैप्टर है, आगे आप पढ़िएगा डिटेल में, मांग, पूर्ति, सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना, तो इनमें हम जानते हैं डिटेल। उत्पादक के व्यवहार हम क्या पढ़ते हैं, उत्पादक का क्या व्यवहार होता है, उत्पादक का व्यवहार होता है कि जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा जो है सप्लाई होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी प्राइस उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, सप्लाई, जितनी कम होगी प्राइस उतना कम होगा सप्लाई। क्यों, क्योंकि उत्पादक वर्ग अधिकतम लाभ चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है या नहीं। अगर आप देखें, अगर आपके पापा मम्मी बिजनेसमैन हो तो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आज जो है मेरा अधिक से अधिक, हमारी जो है क्या मिले, अधिक से अधिक मुझे कीमत मिले। जब अगर मुझे अधिक से अधिक कीमत मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूँगा, है या नहीं। तो अब आप ये देखिए, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम सप्लाई कम, है या नहीं। तो अब आप यहां देखिए, तो ये क्या है, इससे क्या होता है, उत्पादक वर्ग को, उत्पादक को अधिकतम लाभ मिलता है इनसे। तो ये हमने किसका सिद्धांत पढ़ा, ये हमने पढ़ा है उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत। अब ये कीमत सिद्धांत का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कैसे किया जाता है कीमत सिद्धांत का अध्ययन, मांग और पूर्ति, मांग यानी एक उपभोक्ता क्या करता है, एक उपभोक्ता मांग करता है, और इस मांग की पूर्ति कौन करता है, इस मांग की पूर्ति करता है उत्पादक। तो यानी मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत किसमें पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब आप ये देखिए, कीमत का सिद्धांत हो गया, कीमत का सिद्धांत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के अंतर क्रिया द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, कीमत का क्या होता है, निर्धारण, आप समझ रहे होंगे। यानी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के अंतर क्रिया द्वारा किसका निर्धारण होता है, कीमत का निर्धारण होता है या नहीं है। अब एक बात बताइए, अब एक चीज आप देखिए कि कैसे कि एक भाग जो है, एक अगर आप ये कर्व देखिएगा तो ये आपका होता है डिमांड, है ना, ये हम क्या पढ़ते हैं डिमांड, और
यहाँ पे होती है सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा उत्पादक, डिमांड कौन करेगा? उपभोक्ता। जिस पॉइंट पे संतुलित जो है संतुलित हो जा इक्विलिब्रियम हो जाता है, जिस पॉइंट पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यही आपकी बन जाती है प्राइस, कीमत यहाँ पे आ गया। इस सब के बारे में डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, है या नहीं। तो अब आप देख रहे हैं इन सब के बारे में, ये हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या है? घटक है। अब अगला आप देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है भाई? इनके अंदर किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर आप देखिए इनके महत्वपूर्ण घटक, तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अगर घटक है, क्या है भाई? महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो महत्वपूर्ण घटक है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा घटक है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत और तीसरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन के कारण से उत्पन्न असंतुलन को संशोधित करने का सिद्धांत। बहुत आसान है, थोड़ा सा है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, असंतुलन का सिद्धांत और अर्थव्यवस्था में असंतुलन को संशोधित करने का सिद्धांत, इन सब के बारे में हम कहाँ अध्ययन करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। ये तीनों इनके क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। अब आप ये देखिए कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सभी लोगों ने जितना डिमांड किया और सभी लोगों को उसकी डिमांड पूरी कर दी गई, यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में किन चीजों की स्थिति है? संतुलन की स्थिति है। अब आप ये देखिए अर्थव्यवस्था में असंतुलन कब पैदा होता है? अर्थव्यवस्था में असंतुलन तब पैदा हो जाता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, है या नहीं है, और उसके मुकाबले में पूर्ति कम होती है। इससे क्या हो गया? इससे जो है संतुलन की स्थिति नहीं है, असंतुलन की स्थिति है, यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया और एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया। इससे क्या पैदा हुआ? असंतुलन। दूसरी बात देखिए, या तो इसका उल्टा हो जाता है, या तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी सप्लाई बहुत ज्यादा है, वस्तुओं और सेवाओं की जो है बहुत ज्यादा सप्लाई है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। तो इसका प्रभाव क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? डिमांड अगर ज्यादा बढ़ गया तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, इससे जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ गई? यानी मान लो सबके जेब में पैसा है, सभी वस्तु और सेवा खरीदना चाहता है, लेकिन पूर्ति है ही नहीं है, तो अब पूर्ति क्या है? कम है। जब सप्लाई कम है, पूर्ति कम है, तो अब जो अधिक से अधिक खर्च करेगा, जो अधिक से अधिक कीमत देगा, उसी को सप्लाई दिया जाएगा, उसी को पूर्ति, उसकी ही मांग की पूर्ति की जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा? महंगाई जैसी समस्या। तो इसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से स्फीतिक अंतराल होता है, स्फीतिक अंतराल की समस्या उत्पन्न होती है। और अगर एग्रीगेट सप्लाई हो जाए ना तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। अब स्फीतिक अंतराल, ये नोट करते रहिएगा, यही आपका नोट्स है। अब स्फीतिक अंतराल जैसी समस्या यहाँ देखने को मिलती है, यानी महंगाई क्या है? बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि क्या है? डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो अब बेचने वाला क्या कहेगा? कम से कम कीमत पे ले जाओ भाई, कुछ तो आए। तो ये आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा असंतुलन के कारण। तीसरी बात, अब अर्थव्यवस्था में जब ये असंतुलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसका जो है समाधान क्या हो, तो उसमें हम संशोधन करते हैं। तो उसके लिए सरकार नीति बनाती है या नहीं? सरकार क्या नीति बनाती है? तो हमारे देश की जो है महत्वपूर्ण संस्था है, यानी बैंक क्या बनाएगी? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति सरकार लाती है, ताकि हम क्या करें? महंगाई को कंट्रोल कर सके, है या नहीं? राजकोषीय नीति, विनिमय नीति, इन सब नीति के कारण, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसमें जो है
आप देखिए, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय नीति, 3 नीति, ये सब जो है हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? कीमत से संबंधित सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन किया जाता है कीमत से संबंधित, और इसके अंतर्गत आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं, यानी आय और रोजगार से संबंधित अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। तो आई होप आज आपको, आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। आज हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को डिटेल में समझने का प्रयास किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।